नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्त साथियों, आज की जो वीडियो का विषय रहेगा वो रहेगा सोना। सोना कितना सस्ता और कितना महंगा किस देश में और क्या परिस्थिति है, क्यों सोना आम आदमी के बजट से बाहर होता जा रहा है। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, लेकिन आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं, उस वीडियो में मैं सोने की एक एक नस को खोलता हुआ चलूंगा। दुबई से आदमी गोल्ड कितना ला सकता है, रूस में इतना सस्ता सोना क्यों है, चीन में इतना सस्ता सोना क्यों है, चीन अपनी करेंसी को कमजोर कर रहा है या मजबूत कर रहा है, भारत कहाँ है, क्या भारत आज भी सोने की चिड़िया है। ऐसे बहुत सारे जवाब दूंगा आज मैं आपको। सबसे पहले ये समझ लो कि अभी वर्ष 2025 का जो आंकड़ा आया है, क्योंकि साल के अंत में ये निकलता है, तो वो क्लियर होके आ गया है। तो पिछली बार जो गोल्ड निकला है ना, जिसने गोल्ड की माइनिंग हुई है ना, वो है 3100 टन। हाँ जी, 3100 मैट्रिक टन गोल्ड की माइनिंग हुई है। सोना आज मैं आपको 1,10,000 रुपये में प्रति 10 ग्राम पे दे के भेजूंगा, 24 के रेट का। वीडियो में बने रहिए। कितनी? 3100 मैट्रिक टन। अब इसमें जो सोना बढ़ा है उसके पीछे की वजह निकल के आएगी। सोने में हो रहा है खेल खेल। हाँ जी, जो चीन का सबसे बड़ा बैंक है ना, पीपल्स चाइना पीपल बैंक ऑफ चाइना, उसने मैट्रिक टन मतलब खुद, पहली बात तो इससे पहले आप ये जान लो उसने गोल्ड खरीदा कि नहीं खरीदा, कौन कितना गोल्ड माइनिंग करता है। तो पहले नंबर पे आता है चीन। हाँ जी, चीन 370 मैट्रिक टन गोल्ड प्रति साल माइनिंग करता है। कितनी माइनिंग करता है? 370 मैट्रिक टन। दूसरे नंबर पे आता है रूस। रूस करता है तुम्हारा 320 मैट्रिक टन। रूस में कितना सोना निकाला जाता है प्रति वर्ष? 320 मैट्रिक टन। 370 मैट्रिक टन चीन में निकाला जाता है और 320 मैट्रिक टन निकाला जाता है रूस में। तीसरे नंबर पे जो आता है जिसमें सबसे ज्यादा सोना निकाला जाता है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 310 टन के आसपास में गोल्ड की माइनिंग होती है। अब इन तीनों आंकड़ों को अगर आप देखोगे, 370 प्लस 320 प्लस 310, तो ये लगभग लगभग मोटा मोटा 1000 मैट्रिक टन हो गया। तो मतलब टोटल जितनी विश्व के अंदर गोल्ड में माइनिंग हो रही है ना, उस माइनिंग का कितने परसेंट हिस्सा किसके पास में है? मतलब 33%। भाई अगर 3000 मैट्रिक टन पूरा गोल्ड निकल रहा है मोटा मोटी माने, तो ये इन तीनों देशों को अगर आप टॉप 3 देश हटा दो, ऑस्ट्रेलिया, चीन और रूस, तो 33% हिस्सा गायब हो गया। मतलब 2000 1000 टन ये है और 2000 टन में बाकी सब है। तो अब समझ लेंगे, मैं भारत पे भी आऊंगा कि भारत कितनी गोल्ड की माइनिंग करता है। भाई मैं बता ही देता हूँ। भारत 1 मैट्रिक टन गोल्ड निकालता है पूरे साल में। अरे यार, ये हुई ना बात दमदार, ये हुई बात। अच्छा, तो हम कितने, हमारा कंजप्शन कितना है भारत का? 800 मैट्रिक टन। हाँ जी, भारत में जो गोल्ड का कंजप्शन है ना, जो हम ज्वेलरी के शादी समारोह में जो हम लेते हैं ना, वो कितना है पता है? 800 मैट्रिक टन। अब समझ में आ रही है कि यार ये लफड़ा क्यों है। अगर आज आज का 4 कैरेट का रूस का रेट देखोगे ना, तो रूस का ऐसा निकल के आएगा तुम्हारा वहाँ के रेट में 1,20,000 रुपये के आसपास में, 1,15,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रूस का जो गोल्ड का रेट है। अब मैं उस पर भी आऊँगा कितने परसेंट टैक्स लगता है, कहाँ लगता है। अभी तो मैं केवल आपको गोल्ड समझा दूँ। तो 33% गोल्ड केवल ये तीन रखते हैं। उसमें भी पीपल बैंक ऑफ चाइना जो है ना, वो बड़े लेवल पर गोल्ड की जिस रेट में भी मिल रहा है उस रेट में खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है? क्योंकि वो डॉलर को उसे पता है कि आने वाले टाइम पर दूसरे नंबर की मैं अर्थव्यवस्था हूँ, पहले नंबर की बन जाऊंगा। और जो लोग बाग का ट्रस्ट डॉलर से कम होता जा रहा है, जो लोग बाग डॉलर पे पहले ट्रस्ट रखते हैं, अब वो ट्रस्ट नहीं रख रहे। अब वो या तो गोल्ड में अपनी मनी को हेज कर रहे हैं या सिल्वर में कर रहे हैं, या फिर तीसरा कोई ऑप्शन पाउंड या युआन वगैरह है। तो किसी देश की करेंसी कितनी मजबूत है ये कौन डिफाइन करता है कि उसके पास में गोल्ड के रिजर्व कितने हैं? समझिए। मैं पहले आपको ये भी बता दूं कि पूरी दुनिया में कितना गोल्ड अब तक निकाला जा चुका है। अभी तक लगभग लगभग 2.5 लाख टन, 2,50,000 टन जो गोल्ड है वो पूरी दुनिया से निकाला जा चुका है। और लगभग लगभग 1.5 लाख टन जो गोल्ड है वो अभी पूरी दुनिया में बचा हुआ है। प्रति वर्ष अगर हम कितनी भी कंजप्शन को बहुत बढ़ावा दे देते, तो 5,000 टन आपने अगर प्रति वर्ष निकाला, तो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक मैं अनुमान कर सकता हूँ कि आपका आने वाले 30 सालों के अंदर गोल्ड जो है माइनिंग खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब है ही नहीं तो कहाँ से निकालोगे?
टोटल अगर जो विशेषज्ञ मानते हैं, जो साइंटिस्ट मानते हैं कि भाई दुनिया में 4 लाख टन के आसपास गोल्ड है, 2.5 लाख टन गोल्ड निकाला जा चुका है और 1.5 लाख टन गोल्ड और है। आप समझ लो किस देश में कितना ज्यादा गोल्ड है, वो मैंने बता दिया कितनी कहाँ कहाँ निकल रहा है। मैं आऊंगा भारत पे भी। भारत 1 टन गोल्ड निकालता है पूरे साल में और 800 टन की डिमांड है। तो कितना बड़ा मिसमैच है, समझ रहे हो। अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरी दुनिया में जो ब्रिटेन है, जर्मनी है, लंदन है, फ्रांस है, यहाँ पर गोल्ड को एज द एक एसेट मानते हैं, एसेट के रूप में रखते हैं। भाई गोल्ड में हमने एक एसेट क्लास है, जैसे रियल एस्टेट क्या है, प्लॉट वगैरह खरीदना, वो एक एसेट है। सोना एक एसेट है उनके लिए। हमारे लिए वो ज्वेलरी है, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के हिसाब से हम कुछ ना कुछ शादी समारोह में भी रखते हैं, लेकिन वहाँ डायमंड का ज़्यादा चलन है। तो डायमंड की रिंग दे दी, ये दे दी। तो वहाँ पर जो गोल्ड में निवेश करते हैं ना, वो आज भी उसे एसेट क्लास मानते हैं। भाई शेयर बाजार एक एसेट क्लास है, बॉन्ड मार्केट एक एसेट क्लास है तुम्हारा, या गोल्ड है वो एसेट क्लास है, सिल्वर है वो एसेट है। तो एक एसेट के रूप में देखते हैं। लेकिन अगर भारतीय की बात करोगे तो भारतीय लोग जो है वो गोल्ड को एक ज्वेलरी के रूप में भी देखते हैं। कुछ हमारा जो सांस्कृतिक कल्चर है वो भी इस चीज को डिफाइन करता है। तो समझ में आ गई। अब समझ लेते पूरी दुनिया की टोटल गोल्ड की डिमांड कितनी बनी रहती है। जब ये समझ में आएगा तो पूरी दुनिया में लगभग लगभग 4800 टन, या अभी 4800 टन बढ़ गई है, पहले 4000 मैट्रिक टन के आसपास थी। तो आप मान लो कि 4500 से 4800 मैट्रिक टन। मैं जो भी डाटा बोल रहा हूँ बाकायदा फैक्ट के साथ में बोल रहा हूँ, आपको लगे तो आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना। जो दुनिया में आज के डेट में जितनी गोल्ड की डिमांड बनी है ना, वो 4500 से 4800 मैट्रिक टन बनी हुई है। और टोटल माइनिंग जो है वो 3000 से 3200 मैट्रिक टन है। आप देख रहे हो गैप कितना है। किसी भी चीज का रेट कब भागता है या कोई चीज महंगी कब होती है। भाई महंगी वो तब होती है ना जब उसकी डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो। अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, तो उसका रेट गिर जाता है। जब आपने देखा होगा कि मतलब गेहूं का जब सीजन आ जाता है ना, अप्रैल मई जून में, उस समय गेहूं आपको 2200 रुपये क्विंटल मिल जाता है, अच्छा गेहूं। लेकिन जब बरसात का टाइम आता है, जनवरी फरवरी का टाइम आता है, तो उस समय पे जो गेहूं होता है ना, वही गेहूं 2700 2800 हो जाता है। क्योंकि उस समय पर डिमांड है और सप्लाई है नहीं। भाई गेहूं तो समय पे आता है। तो हमारे यहाँ एक मतलब पूर्वज जो कोई 70 80 साल के होंगे वो समझ जाएंगे मैं जो मैं कहावत कह रहा हूँ। हमारे यहाँ एक कहावत है कि महापागन ना जानू थी और भर भर कुंडारे छानू थी। मतलब महा और फागुन का जो महीना होता है ना, वो समय ऐसा होता है जो जर्नली मतलब सभी के यहाँ पे जो कोटा रखते हैं अपने साल का, वो कम हो जाते हैं। तो वो पहले उस समय की एक कहावत थी ये, कि वो महा और फागुन को नहीं देखते थे और बस उसको मिस यूज करते थे, जिससे महा और फागुन में आगे सोल्टेज बन जाती थी गेहूं की। ऐसे ही किसी फल को देख लो आप, आम है। आम जो बिना मौसम आप आम लोगे, जब उसकी सप्लाई नहीं है तो डिमांड बनी है तो महंगा मिलेगा। जैसा सेब है, सेब की जब सप्लाई नहीं है, ऊपर से नहीं आ रहा, ना कश्मीरी सेब आ रहा, ना डेलिशन सेब आ रहा, कोई भी सेब नहीं आ रहा, और आपको सेब मिलेंगे तो वो सेब रखे हुए हैं, मतलब उनकी डिमांड बनी है और सप्लाई है नहीं, तो वो महंगे मिलेंगे। सेम स्थिति होती है गोल्ड पे। आप समझो, अब ये सीजन वाइज नहीं है भाई। जहां पर गोल्ड है, जैसे चाइना में गोल्ड है, तो चाइना को पता है कि इसका भविष्य क्या है। चाइना अपनी करेंसी को वर्ल्ड में, जो ब्रिक्स करेंसी में भी ज्यादातर जो वेटेज है ना, वो चाइना का है। जो भी ब्रिक्स करेंसी एक लॉन्च हो रही है ना, उसमें भी चाइना का वेटेज है। ज्यादातर जो ट्रस्ट है वो चाइना पे है अमेरिका के बाद, क्योंकि जो वर्ल्ड वाइज 5 करेंसी, जो मतलब जिन 5 करेंसियों को मान्यता प्राप्त है कि 5 करेंसियों में आप व्यापार कर सकते हो, उन 5 करेंसियों में चाइना भी है। ठीक है, मतलब चाइना का युआन भी है, पाउंड भी है, चाइना का युआन भी है, डॉलर भी है। लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो किसे मानते हैं, अमेरिका के डॉलर को हेज मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि अमेरिका के पास में गोल्ड ज्यादा है। रिचर्ड डिक्सन के समय तो ऐसा सिस्टम था कि भाई आप डॉलर दे और गोल्ड ले जाओ, डॉलर दे और गोल्ड ले जाओ। भारत आज भी सोने की चिड़िया है। अगर एक रिपोर्ट की माने तो उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में आज भी 30,000 मैट्रिक टन गोल्ड है, जो कि भारतीय ज्वेलर्स, मतलब जो महिलाएं हैं, जो घरों में, जो किसी के ड्राम में दबा पड़ा है, किसी के अनाज की टंकी में दबा पड़ा है, कि मतलब एज द घरों में जो गोल्ड है। और टोटल अगर मैं बात करूं अमेरिका की गोल्ड की, जितना अमेरिका का जो डॉलर आज मजबूत है ना, पूरे विश्व की करेंसी में मजबूत डॉलर का डंका बज रहा है। क्यों बज रहा है? क्योंकि अमेरिका के पास में जो गोल्ड के रिजर्व है वो है 8,800 टन। आंकड़ा तो 8,500 टन के आसपास का बोलता है, लेकिन 8,800 टन मैट्रिक टन गोल्ड है भी अमेरिका के पास में। उसके हैज में डॉलर की भी सब, क्योंकि सबसे ज्यादा उसी के पास में है।
मैं अपने वो बात पे भी आऊंगा, तो हमारे पास में 815 मैट्रिक टन गोल्ड है, जिसका अगेंस्ट में हम आरबीआई धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देते हैं। जब आपने देखा होगा किसी नोट के ऊपर लिखा रहता है ना, मैं आरबीआई, मैं धारक को, धारक कौन है, मतलब ये नोट है, उस नोट को अदा करने का वचन दे रहा है कौन, आरबीआई गवर्नर। कैसे दे रहा है कि उसने 500 रुपये के एवज में वहां गोल्ड रखा है। मतलब जो रुपया है, वो कागज की जो करेंसी है ना, उस करेंसी की वैल्यू क्या है, उस करेंसी की वैल्यू कौन दे रहा है, आरबीआई गवर्नर दे रहा है। कैसे दे रहा है कि उसकी उतनी कीमत के एसेट कहीं ना कहीं पीछे हैं, उसके हैज के रूप में रखे हैं। मतलब अगर आपने टमाटर वाले के पास गए, तो टमाटर वाला उसे ये नहीं बोलेगा कि ये 350 है, 500 नहीं है। या आपने मान लो मोबाइल वाले के पास में गए, बोले यार मुझे मोबाइल दे दे, तो वो ये नहीं बोलेगा कि ये तो 200 है। मतलब 500 है तो 500 है, चाहे उसको तुम गोल्ड खरीदो, चाहे उसका आलू खरीदो, चाहे उसके कपड़े खरीदो, चाहे उसको कुछ भी खरीदो, अगर 500 लिखा है तो 500 है। 10 का नोट लिखा है तो 10 है। क्यों है? वो 10 आके कोई ये तो नहीं बोल सकता ये तो 10 नहीं है, ये तो 5 है, ये तो मैं 5 में लूंगा। नोट चाहे कितना भी कमजोर हो जाए, नोट की स्थिति चाहे कितनी लथस पड़ हो जाए, तो भी वो 500 ही रहेगा। चाहे वो कितना ही करारा हो, तो भी उसकी वैल्यू उतनी रहेगी। वैल्यू दरअसल कागज नहीं है, वैल्यू क्या है, आरबीआई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में है, जो गोल्ड रखा है ना, वो उसकी वैल्यू डिफाइन करता है। तो आरबीआई के पास कितना गोल्ड रखा है, 815 मैट्रिक टन। और अगर बात करेंगे महिलाओं की, जो कि भारत में महिलाएं हैं, उनके पास में कितना है, तो 30,000 मैट्रिक टन गोल्ड भारत में है। तो भारत आज भी पूरी दुनिया में जितना गोल्ड है, उससे ज्यादा गोल्ड भारत में है। इसीलिए ये अगर कोई बोले कि भारत सोने की चिड़िया नहीं है, तो आज से बात बोल देना कि भारत आज भी सोने की चिड़िया है। क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो दादा बाबा चाचा, वो आज भी इस चीज को, नियम को लगाते हैं कि नहीं यार, मतलब अगर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता ना, तो वो गोल्ड ही रख लेते हैं, उठा के बोले गोल्ड ले लो। और गोल्ड के दाम क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि इसकी जो मात्रा है ना, वो सीमित है भाई। 1.5 लाख मैट्रिक टन अभी गोल्ड पहुंचा है माइनिंग में। अब गोल्ड के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, उस पे आते हैं अपन, पॉइंट पे आते हैं ना। तो 33%, मतलब पूरी दुनिया में जितना गोल्ड माइनिंग होता है, उसका 35% अकेला 3 देश में है, रूस, चाइना और ऑस्ट्रेलिया। 1,000 मैट्रिक टन के आसपास में। अब हम समझ में आते हैं कि अमेरिका बहुत अपने आप में बनता है, कनाडा बहुत बनता है, तो इनके पास में कितना है भाई? कनाडा 200 मैट्रिक टन गोल्ड की माइनिंग करता है पूरे साल में। अमेरिका की बात करोगे तो अमेरिका 170 मैट्रिक टन की गोल्ड की माइनिंग करता है एक साल में। तीसरे नंबर पर आता है तुम्हारा मैक्सिको। मैक्सिको 110 मैट्रिक टन गोल्ड की माइनिंग करता है एक साल में। चौथे नंबर पर आता है घाना। घाना एक देश है, वो भी लगभग लगभग 100 मैट्रिक टन की गोल्ड की माइनिंग करता है। तो अगर इन 4 देशों को भी जोड़ ले, तो 400 मैट्रिक टन की गोल्ड की माइनिंग कर रहे हैं। 4, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, घाना और तुम्हारा मैक्सिको। और ये 3 कितने, ये 3 कर रहे 33% की। तो मतलब अगर आप 3,000 में से इसको चौथा भाग भी ले लोगे ना, तो ये 10% माइनिंग कर रहे हैं, केवल 10%। और अगर अकेले अमेरिका को देखोगे, तो अमेरिका कहीं भी नहीं है। अगर 3100 मैट्रिक टन पूरे विश्व में गोल्ड माइनिंग होता है, तो उसमें से अमेरिका 110 मिलियन डॉलर, सॉरी 170 मैट्रिक टन गोल्ड की माइनिंग करता है, तो अमेरिका तो कहीं भी नहीं है। अमेरिका कहीं भी नहीं है। कनाडा इससे ज्यादा कर ले रहा, कनाडा 200 मैट्रिक टन गोल्ड की माइनिंग करता है। अब इनके पास में इतनी डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि ये ज्वेलरी के रूप में गोल्ड को नहीं देखते। मैं आज भी आपसे बोल रहा हूँ कि आज भी जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, जिसमें तुम्हारा बांग्लादेश हो गया, ओ सॉरी, जो मिडिल एशिया के देश हैं, जिसमें बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, भारत है, पाकिस्तान है ना, इंडोनेशिया है, ये जो देश है ना, जो तुम्हारा ईस्ट एशिया में आते हैं, इस तरफ के जो देश हैं, यही थोड़ा सा ज्वेलरी की तरफ फोकस करते हैं। वो ज्यादा ज्वेलरी वहां पर जो गोल्ड को इन्वेस्ट के रूप में करते हैं ना, वो एज एक एसेट क्लास के रूप में रखते हैं उसे, गोल्ड के रूप में। वो कभी तुमने नहीं देखा होगा कोई अंग्रेजन आई तो उसने 5 किलो सोना टांग रखा था। तुमने नहीं देखा होगा कोई एक अंग्रेज आया तो उसने एक ब्रेसलेट पहन रखा था सोने का एक यहाँ। वो पहनने पूरने में ध्यान नहीं होता, चड्डी में फिरते हैं। पहनने में तो पैंट भी नहीं पहनते, उनकी क्या कहोगे। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो गोल्ड में निवेश नहीं करते, गोल्ड में निवेश करते हैं, लेकिन एक द एसेट क्लास मानते हैं उसको। वो बोलते हैं कि एसेट क्लास है, जिस तरह हम प्लॉट लेके गिर देते हैं, उसी से हम गोल्ड लेके गिर देते हैं, उसीलिए हम शेयर, इक्विटी या बॉन्ड लेके गिर देते हैं। तो वो क्या मानते हैं, वो जो शेयर है या प्रॉपर्टी है या गोल्ड है, ये एक एसेट क्लास है। वो भारत में उसे दूसरी तरह से देखा जाता है। और तो अगर आप दक्षिण भारत में चले जाओगे, मतलब मध्य प्रदेश से थोड़ा इस तरफ जब आप जाओगे, महाराष्ट्र है तुम्हारा, तमिलनाडु है, कर्नाटक है ना, या तुम्हारा आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, जो दक्षिण भारत है ना, वहां पे सोने का और भी ज्यादा चलन है। बल्कि जो
अब तो आम आदमी के बजट से बाहर हो चुका है सोना। तो सोने की माइनिंग कितनी है? 3,031 टन। डिमांड कितनी बनी है? 4,500 4800 टन। तो गैप कितना है? आधे का गैप। तो किसी भी चीज का रेट कब भागता है? जब उसकी डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो। डिमांड क्यों बन रही है? अब ये मुद्दा आया, ये आया ना बात। डिमांड इसलिए बढ़ रही है कि भाई चाइना ने अपनी कंपनियों के ऊपर रोक लगा दिया एक्सपोर्ट के ऊपर, कि अभी तक वो एक्सपोर्ट कर ले रही थी। अब उनने बोल दिया कि आपको अगर किसी देश में कोई प्रोडक्ट सोना या चांदी एक्सपोर्ट करना है ना, तो आपको पहले चाइना की सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उनने एक एंट्री बैरियर लगा दिया कि वहाँ की जो कंपनी है वो नहीं कर पाएगी, और अगर करेगी तो वो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी चाइना की सरकार से। और चाइना की सरकार क्या चाहती है? चाइना में आप समझने की कोशिश करना कि चाइना ने जितनी अपने पास में सिल्वर रखता था, उस सिल्वर पर रोक लगा दी। पूरी दुनिया के रियल अर्थ मटेरियल से सिल्वर निकाल लिया और ले लिया, जो रेट में मिला वही रेट में ले लिया। तो सिल्वर के दाम आज कहाँ पहुंचा दिए? आसमान पे। और जिन लोगों ने सोने में पैसा कमाया है ना, उन लोगों को आज भी मैं मतलब बोलता हूँ कि उन लोगों का जो भगवान है ना, वो है डोनाल्ड ट्रंप। जिन लोगों ने भी सोने में पैसा कमाया है, क्योंकि सोने में किसका वास है? कलयुग का वास है। और सोने को क्या पसंद है? सोने को अनसर्टिनिटी पसंद है। सोने को क्या है कि कब क्या हो जाएगा कोई तय नहीं है। और केवल अनसर्टिनिटी पूरे विश्व में अगर कोई फैलाया रखा है तो डोनाल्ड ट्रंप फैलाया रखा है। मतलब किस देश पे क्या टैरिफ ठोक देगा, किस देश के साथ क्या कर देगा, किस देश को क्या से करने वाला। अभी कुछ बोल रहा है, थोड़ी देर बाद कुछ बोल देगा। अभी बोल देगा मैं ईरान पे हमला कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बोल देगा मैं ग्रीनलैंड पे हमला कर रहा हूँ। तो विश्व में अनसर्टिनिटी फैली है। अनसर्टेनिटी फैली है तो उससे क्या फर्क पड़ा? उससे ये फर्क पड़ा, जो दुनिया में जो निवेशक होते हैं, जो चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो एफआईआई विदेशी संस्थागत निवेशक हो, चाहे वो कोई भी हो, वो जो इक्विटी क्लास है ना, जो शेयर मार्केट है ना, जो डेट मार्केट है ना, या तो पैसा डेट मार्केट में शिफ्ट करता है, और या फिर गोल्ड और सिल्वर में पैसे को पार्क करता है। क्योंकि जब भी कोई देश दूसरे की देश के साथ में भिड़ता है तो दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये होती है कि या तो उस देश से उस तीसरे देश का व्यापार ठप हो जाएगा। व्यापार ठप हो जाएगा तो कंपनियों के काम बंद हो जाएंगे। कंपनियों का काम बंद हो जाएगा तो कंपनी की बैलेंस शीट खराब हो जाएगी। कंपनियों की बैलेंस शीट खराब हो जाएगी तो कंपनी का जो शेयर है वो शेयर का प्राइस गिर जाएगा। आज अगर किसी कंपनी के शेयर का प्राइस 100 रुपये है और उस कंपनी को ऑर्डर मिलने बंद हो गई, उस कंपनी ने अपना प्रोडक्शन करना बंद कर दिया, तो उस कंपनी से कोई किसी देश के साथ में मतभेद बढ़ गए, तो उसकी जो बैलेंस शीट है अगले बार जो क्वार्टर आएगा वो खराब आएगी। खराब आएगी तो उससे क्या होगा? उस कंपनी का ईपीएस गिर जाएगा, अर्निंग प्रति शेयर। अर्निंग प्रति शेयर जब उस कंपनी का गिरेगा तो उस कंपनी का पी बढ़ जाएगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो महंगा हो जाएगा। और जब कोई अगर 100 रुपए का शेयर है और उस पर मुझे 7 रुपए का पी पे खड़ा है वो, और अगर उसकी अर्निंग और गिर गई तो वो शेयर जो है ना, गिर के हो जाएगा 80, और उसकी अर्निंग जो हो जाएगी ना, पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो पहुंच जाएगा 25 या 20 पे। तो क्या लगेगा कि यार ये शेयर वैल्यूएशन वाइज महंगा हो गया है। तो जो निवेशक होते हैं, चाहे वो रिटेल तो इतनी समझ रखता है नहीं, खैर वो फालतू चक्रों में पड़ता नहीं, वो तो करोड़पति बनने वाला दिमाग रखता है। मतलब जो बड़े फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, या जो बड़े हेज ऑफिस होते हैं, पर्सनल ऑफिस रखते हैं ना, या एनआईआई होते हैं, वो क्या है, पैसे को दूसरी एसेट क्लास में पार्क करते हैं। चाहे गोल्ड में करेंगे, चाहे सिल्वर में करेंगे, चाहे वो बॉन्ड मार्केट में करेंगे, पर वो इक्विटी से निकालते हैं। और इक्विटी से अगर मैं बात करूँ ना, हालांकि ये थोड़ा सा ऑफलाइन हो जाएगा, पर मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक भी बता रहा हूँ। अगर विश्व की बात करोगे तो चाहे तुम जर्मनी की बात कर लो, यूरोप की बात कर लो, साउथ कोरिया की बात कर लो, चीन की बात कर लो, पिछले साल में कोई ऐसा शेयर बाजार नहीं है जिसने 20% या 15% के आसपास का रिटर्न नहीं दिया। सबसे कम अगर किसी शेयर बाजार ने रिटर्न दिया है तो भारतीय शेयर बाजार ने रिटर्न दिया है। कारण कारण ना एक फोमो क्रिएट हो गया था 2024 से पहले। आपने देखा होगा रिटेल निवेशक ना, एक जब भी कोई नया सेक्टर मतलब बूम आता है ना, जब भी कोई नया मतलब शेयर बाजार चलना चालू होता है ना, एक बार रैली के बाद रुकता है, फिर कंसोलिडेशन जोन में जाता है, फिर गिरता है, तो उसके बाद जब सेकंड फेज में रैली आती है तो एक नया सेक्टर आता है। तो होता ये है कि आज भी हमारे यहाँ एक ऐसा फोमो क्रिएट कर लेते हैं आदमी कि यार मैंने रियल एस्टेट के या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में पैसा लगाया था, वो वहां से 4 गुना होगा, तो सोचते कि उसके बाद भी वो 4 गुना होगा। ऐसा नहीं होता। जब भी एक नई थीम आएगी, जब भी शेयर बाजार चलना चालू होगा तो नया सेक्टर होगा, और सेक्टर रोटेशन वाली कोई पिक्चर पकड़ता ही नहीं।
अगर पिछली बार रेलवे डिफेंस के शेयर चले तो वो रेलवे डिफेंस ही पकड़ लेते हैं कि रेलवे डिफेंस ही चलेंगे, ऐसा नहीं होता। जब हर बार जब भी शेयर बाजार रैली के लिए तैयार होता है तो उसका सेक्टर नया होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर होता है, और डिफरेंस सेक्टर होने के चलते क्या करना होता है कि सेक्टर रोटेशन करना होता है। हमें नया जो सेक्टर आ रहा है जिस पर सरकार का फोकस है वो देना होगा। आपने देखा होगा 2024 से सरकार का जल जीवन मिशन पे कोई फोकस नहीं है, तो जल जीवन मिशन के कोई शेयर भी नहीं चल रहे। चाहे मान इंफ्रा देख लो, चाहे अहलवालिया कॉन्ट्रैक्ट देख लो, चाहे एस इंडस्ट्री देख लो, चाहे मतलब सॉरी एस इंडस्ट्री तो दूसरा है, चाहे तुम्हारा वाटेक बाबाग देख लो, चाहे ईएमएस देख लो, वाटर रिसाइकल से रिलेटेड कंपनी, इको रिसाइकल देख लो, तो जितनी भी है ना, चाहे मतलब जो जिस पे सरकार का फोकस ही नहीं, तो वो वहां से। अब किसी ने मान लो किसी को 32 के पी पे 35 के पी पे इंफ्रास्ट्रक्चर की इंफ्रा से रिलेटेड स्टॉक उठा लिया 70-80 के पी पे, तो नहीं चलेंगे भाई। इंफ्रा कहाँ से आएगा? बहुत से आदमी 70-80 के पी पे, जैसे मैं एक कंपनी का नाम बता रहा हूँ, खरीदने बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई, टार्सन प्रोडक्ट है। टार्सन प्रोडक्ट कभी 800-900 हज़ार रुपए में लिस्ट हुआ था, आज 300-400 में पड़ा है। क्योंकि ये जो सिरिंज वगैरह नहीं लगते, उन सिरिंज वगैरह बनाने का काम करती है कंपनी, देखने से लगेगा वो। फिर मैं कंपनी वाले चैप्टर पे आ गया, फिर से चैप्टर पे आता हूँ, तो वो विषय लंबा हो जाता है। तो होता क्या है कि जो सोने के अंदर, सोना क्या मांगता है? सोना मांगता है अनसर्टिनिटी, मतलब कभी भी कुछ भी हो जाए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ट्रम्प ने बोल दिया मैं फलाने देश पर हमला कर दूंगा, और भागो 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 भागो, तो दुनिया गोल्ड और खरीदो, गोल्ड खरीदो। और अभी ट्रम्प ने, और ट्रम्प से पहले जो बाइडन आए थे ना, उनने खेला कर दिया। जो अभी तक तो आपने देखा ना, जब 2022 से पहले जो गोल्ड के इतने रेट हाई नहीं थे, 2022 के बाद गोल्ड बहुत हाई हो गया एकदम से। कारण ये हुआ कि जो बाइडन सरकार थी, बाइडन सरकार ने एकाएक डिसीजन लिया कि जो रूस के डॉलर रखे हैं ना फॉरेन में या फॉरेन करेंसी में, वो एक मात्र कागज का टुकड़ा हो जाएंगे। तो इससे जो देश थे ना, उन देशों का जो ट्रस्ट था ना, वो अमेरिकी डॉलर से खत्म हो गया। अमेरिका के डॉलर से खत्म इसलिए हो गया कि यार ये व्यक्ति तो, अगर मान लो आज मैं सपोज करो हमारे भारत के पास में, मैं मानता हूँ कि 700 बिलियन डॉलर के फॉरेन रिजर्व रखे हैं, और ऐसा मानता हूँ कि हमारे पास 200 बिलियन डॉलर के गोल्ड बॉन्ड वो रखे हैं, डॉलर रखे हैं, और अमेरिका एक सडनली कोई डिसीजन ले ले कि आज से भारत के जो डॉलर हैं वो किसी वैल्यू के नहीं रह जाएंगे, तो भारत का फॉरेन रिजर्व कितना रहेगा? 500 बिलियन डॉलर। क्योंकि हम जिस भी देश को गोल्ड डॉलर देंगे वो डॉलर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बोलेगा तो भारत के डॉलर है। क्योंकि जब आप देश से दूसरे देश के साथ व्यापार करते हो तो आप सिर पर धर कर नहीं ले जाते पैसे कि ले जा 10,000 रुपये गड्डी की गड्डी पहुंचा दे, ऐसा नहीं होता। ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, वो एक शिफ्ट सिस्टम के आधार पर होता है। तो बाइडन सरकार ने एक ऐसा डिसीजन लिया कि जो रूस के जितने भी डॉलर हैं वो अब मात्र एक कागज का टुकड़ा रह जाएंगे। भाई और बहनों वाली फीलिंग लाकर, भाई और बहनों, आज रात 8 बजे के बाद ये 500 और 1000 के नोट एक लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो जो दूसरे देश थे ना, वो इस चीज को भांप गए। तो हुआ क्या, उन देशों ने, जो बड़े बड़े फेडरल बैंक हैं, जो देश अपने अपने नेक्स्ट लेवल, उन्होंने डॉलर को मार्केट में उतारा और उसके बदले में गोल्ड बढ़ाया। भारत ने भी बढ़ाया, हालांकि भारत ने जितना हमारे पास में फॉरेन रिजर्व था उसका 15% गोल्ड खरीदा है। और चाइना तो 33%, हालांकि खुद 370 मैट्रिक टन तो खुद ही मतलब माइनिंग करता हुआ, उसके बाद में भी चाइना ने दबा के गोल्ड खरीदा, जो रेट में मिला वही रेट में खरीदा। तो किसी चीज की डिमांड जब अकेले नॉर्मल डेज में बनी रहे तो अलग चीज है, लेकिन जब देश का मतलब है, जो उस देश के बड़े बड़े बैंक जैसे आरबीआई है, पीपल बैंक ऑफ चाइना है, जो ऐसे ऐसे देश जब गोल्ड खरीदने लगे तो भाई गोल्ड के दाम तो आसमान छुएंगे, इसमें कोई दो मत है नहीं। और गोल्ड के पीछे आखिर खरीदने के पीछे उसका रीजन क्या है? रीजन है अमेरिका के द्वारा उठाए जाने वाले बेतुके बेबयान बेबुनियाद कदम। अमेरिका जिस पर चाहता है, जिस तरह का चाहता है, वो नियम लागू कर देता है। बोला है ये मेरा, कल के दिन उसने बोल दिया कि मैं तो कनाडा 51वां राज्य बना लूंगा। अभी वो ग्रीनलैंड वाला मामला उसके दिमाग से निकला ही नहीं है, कभी वो ईरान को बोल देता है। तो जब भी कोई देश इस तरह के बेतुके डिसीजन ले, अनसर्टिनिटी करे, तो वही गोल्ड और सिल्वर के दाम बढ़ना तय है। जब भी बाजार में सब शांति रहे, कोई उथल पुथल ना रहे, तो क्या होता है, तो मामला यथावत बना रहता है। जब यो पता ना हो कि कल क्या होना है, तो आदमी हेज करता है। किस में हेज करता है? गोल्ड में हेज करता है, सिल्वर में हेज करता है, बॉन्ड में हेज करता है। तो इसीलिए आप देखते हो कि बॉन्ड यील्ड एकदम से बढ़ गई, अमेरिका की बॉन्ड यील्ड 5% हो गई, गोल्ड इतना बढ़ गया, सिल्वर इतना हो गया। अभी हालांकि थोड़ा सा आउट द वे हो जाएगा, अभी आपने देखा होगा कि जो
इसने डोनाल्ड ट्रम्प ने एक पीस समझौता, एक पीस करके एक नया प्रोग्राम बनाया है कि उसमें सभी देशों को, 60 देशों को न्योता भेजा था उनने। तो 60 में से कनाडा को से तो उन्होंने वापस बुला लिया वो न्योता, बोला यार मैं तुझे नहीं देता। भारत ने उसमें ज्वाइन नहीं करा, चीन ने उसमें ज्वाइन नहीं करा, रूस में अपने ज्वाइन नहीं करा, G7 की कंट्रियों ने उसमें ज्वाइन नहीं करा। ज्वाइन केवल उन्हीं देशों ने करा है जो उसके पिछलग्गू हैं, मतलब जो उसको चाटू करता करने चाहते हैं, जो मैं सर वाली कंडीशन रखते हैं, उन्होंने उसे ज्वाइन कर लिया। इसके दूरगामी प्रयास क्या होंगे? दो धड़े बटे हुए हैं इसमें। एक धड़ा तो ये मान रहा है कि भारत को उसमें ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि भारत जैसे G20 में है, G7 में भले मतलब परमानेंटली नहीं है लेकिन टेम्परेरी रूप से भी है, लेकिन जिस तरह से विश्व में होने वाली प्रत्येक जो बड़े संगठन है उनमें भारत का कहीं ना कहीं रोल है, तो इसमें भी होना चाहिए। तो एक धड़ा ये भी बोलता है कि अगर सपोज करो, देखो इसमें वीटो जैसी कोई पावर तो है नहीं, पूरी पावर जो है वो ट्रंप के हाथ में है, और ट्रंप अपने मन से ही कुछ भी डिसीजन ले ले रहे हैं। अभी उनने कनाडा को न्योता भेजा, वो कनाडा वाला वापस ले लिया, बोला हमें तुम न्योता नहीं भेज रहे। तो क्या उनका अब अगला मन ये है कि कनाडा में भारत मतलब अमेरिका में ही मिला लूंगा? क्या इस बात की क्या श्योरिटी है कि इसमें किसी जो चेयरमैन, मतलब जो ट्रंप है ना, राष्ट्रपति नहीं रहेंगे उसके बाद में भी वो चेयरमैन बने रहेंगे, और दुनिया भर में जहाँ भी कहीं युद्ध होंगे तो उस युद्ध को शांत कराने का जो काम है ना, वो ट्रंप की जो पीस संगठन है ये करेगा। तो क्या ट्रंप वो वाला फीलिंग आ रही है कि ठुकरा के मेरा प्यार तू मेरा इंतकाम देखेगी, मुझे नोबेल पीस पुरस्कार नहीं दिया तो मैं अब हर जगह शांति करा के हर बार अपना पीस पुरस्कार मैं ही लूंगा? ऐसा कुछ नहीं है। और ये इसलिए भी थोड़ा सा मेरे को शंका लग रही है कि ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, कि तुर्की इसमें है, सऊदी अरब इसमें है, पाकिस्तान इसमें है, ठीक है, और ये तीनों देश डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाटने को तैयार है। तो अगर मोदी जी इसमें ज्वाइन कर भी लेते हैं, 8,000 9,000 करोड़ रुपए भारत के लिए कोई बहुत बड़ी महत्व नहीं रखता, मोदी जी उसमें ज्वाइन कर भी जाते हैं, तो अगर उन्होंने कल को कश्मीर वाले मुद्दे पे कोई फैसला दे दिया कि हम तो ये चाह रहे हैं कि कश्मीर जो है, जम्मू जम्मू और कश्मीर पूरा पाकिस्तान को मिल जाना चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? क्योंकि वो चार तो एक तरफा ही होगी ना, वोटिंग होगी, वोटिंग में चार तो अकेले होगी, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब और तुम्हारा अमेरिका। अमेरिका चेयरमैन है, अमेरिका को फैसला लेना, तुम वीटो पावर नहीं है तुम्हारे पास में, अकेला भारत बचा। तो मतलब वो उस कंडीशन में क्या होगा? जो यूनाइटेड नेशन है उसको आप खत्म कर रहे हो। यूनाइटेड नेशन का जो काम है, वो कई बार बोल चुके हैं, यूनाइटेड नेशन फील हो चुका है, उसका काम है दुनिया में युद्ध रुकवाना, उनने कहीं युद्ध नहीं रुकवाए, वो तो एज फेल हो चुका है कुल मिलाकर, उनका कहना ये। तो अब उनके जो इसराइल है, हालांकि इसराइल उस मुद्दे पर तैयार नहीं था कि इसमें तुम पाकिस्तान को भी ले रहे हो, तुर्की को भी ले रहे हो, पर फिर भी जहाँ ट्रंप हो और अमेरिका हो वहाँ इसराइल मान ही जाता है, क्योंकि रहना उन्हीं के साथ में, अमेरिका का छोटा ही भाई इसराइल है। तो अल्टीमेटली इसमें कई ऐसे भी फैसले आएंगे जो भारत के अहित हो, भारत के बाहर होंगे। तो अगर भारत इसमें ज्वाइन नहीं होता तो एक तरह से देखा जाए तो ठीक ही कर रहा है। अगर भारत इसमें ज्वाइन नहीं होता तो हम ये बोल पाएंगे कि एटलीस्ट हम तो यूनाइटेड नेशन की बात मान रहे हैं भाई, जो यूएन बोलेगा वो मानेंगे, क्योंकि उसमें 195 देश हैं। अब जो बड़े बड़े देश हैं ना यार, फ्रांस ने मना ही कर दिया, मैं नहीं जोड़ रहा, जर्मनी ने मना कर दिया, मतलब जितने बड़े बड़े देश हैं उन्होंने मना कर दिया। चीन बोल रहा हाँ देख रहे हैं हम, तुम क्या खेल रहे हो, देखेंगे तुम्हारा पहला खेल समझ रहे हैं। रूस ने बोल ही दिया, बोले देखते हैं। तो जब तक बड़े बड़े जो देश हैं उनकी तरफ से कोई निर्णय नहीं निकल के आ जाए, तब तक भारत चुप्पी बनाए रखे तो ही फायदा है। क्योंकि अभी ऐसा कोई जो मजबूत देश हो, ऐसा कोई आया ही नहीं ना उसमें। पाकिस्तान को तुम मजबूत मानते हो? नहीं, पाकिस्तान 8,600 करोड़ कहाँ से देगा? हो सकता है ट्रंप उसके माफ कर दे, बोले ठीक है यार चल मैं दे दूंगा, नहीं तो सऊदी अरब दे देगा। और तुर्की, तुर्की तो सामने ही आ जाती। तुर्की का अल्टीमेटली गोल क्या है? ये देश मतलब दूसरे, ये पुराने टाइम में ओटोमन एम्पायर के समय पर खलीफा थे, तो ये कहीं भी मुस्लिमों पर कुछ भी अत्याचार होता तो तुर्की निकल के आया था, बोले हम उस समय में नवाब हुआ करते थे। अच्छा, अब ये दोनों एक साथ आ गए, तुर्की भी और सऊदी अरब भी। सऊदी अरब बोलता है कि मुस्लिमों का असली वारिस मैं हूँ, और जो तुर्की है ये बोलता है असली वारिस मैं हूँ। इन दोनों में यही खचपच चल रही है, दोनों के दोनों एक में आ गए, और पाकिस्तान को भी ले लिया। पाकिस्तान का इतना मैं सीरियस लेता नहीं हूँ, क्योंकि पाकिस्तान सीरियस लेने लायक है भी नहीं। पाकिस्तान के अंदर अपने ही खुद के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि आप इस लायक हो ही नहीं कि आप उसमें शांति समझौते में जाओ, क्योंकि जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जब भी आप कोई डिसीजन तत्काल लेते हो ना, तो उसमें आपको बाद में पछतावा होता है, और उसने यही किया है पाकिस्तान ने। यार लंबी हो जाती है वीडियो, मैं फिर से छोटी पकड़ता हूँ, वीडियो छोटी करना ही ज़्यादा ठीक है। पहले समझो गोल्ड का दाम क्यों बढ़ रहा है भाई? गोल्ड की डिमांड ज़्यादा है, 4800 मीट्रिक टन, और गोल्ड की जो माइनिंग है वो कम है, 3100 3200 मीट्रिक टन। दूसरा, 33% जो गोल्ड है ना, वो चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया
कैप्चर करके चलता है। उसके बाद में अब आ जाओ कि कितनी गोल्ड की डिमांड किस चीज़ में बनी रहती है। तो ज़्यादातर जो 50% गोल्ड है ना, वो कहाँ पे जाता है तुम्हारा, वो ज्वेलरी में जाता है। 30% जो गोल्ड है ना तुम्हारा, वो जाता है ईटीएफ में, इन्वेस्टमेंट में। जो ज़्यादातर एटीएफ वगैरह नहीं रखते, वो इन्वेस्टमेंट में जाता है। जो तुम्हारा 20% गोल्ड है, लगभग लगभग वो सेंट्रल बैंक खरीदते हैं। तो अभी 20% गोल्ड खरीद रहे हैं केवल सेंट्रल बैंक, तब जाकर तुम्हारा गोल्ड इतने रेट पर जा रहा है। अभी आज का आप रेट सर्च करोगे गूगल पर, जाकर सर्च करना रूस कन्वर्ट टू INR गोल्ड रेट 24 कैरेट, तो ऐसा आएगा 100, मतलब एक भारतीय रुपये में 1,20,000 के आसपास आ जाएगा, वो 1,18,000। और 6% इस पर GST वो लगता है, कस्टम ड्यूटी। आप समझ लो कितना। तो अगर टोटल की बात करेंगे तो लगभग 2,000 के 2,100 जो मैट्रिक टन गोल्ड है ना, वो ज्वेलरी में कंजप्स होता है। और 1,000 से 1,500 जो मैट्रिक टन है, वो 1,200 1,000 1,500 के आसपास, वो तुम्हारा जो ETF वगैरह खरीदते हैं। और 800 से 1,000 जो मैट्रिक टन है गोल्ड, ये तुम्हारे जो फेडरल बैंक है, बड़े बड़े देशों के जो बैंक है, वो खरीद रहे हैं। और इसमें भी 800, मतलब 200-300 टन जो गोल्ड है, वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है। लेकिन इंडस्ट्रियल यूज इसलिए नहीं बोल रहा कि वो छोटा है। अब आ जाओ कि आप अगर दुबई से गोल्ड लाते हो तो आपको क्या रेट में पड़ेगा। देखो, अगर आज का रेट बताऊं मैं गोल्ड का, तो 1,59,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पे गोल्ड है। और अगर दुबई की बात करें तो दुबई का जो रेट है, वो आज का रेट है 1,46,47,000 रुपये प्रति 10 ग्राम। अब इसमें नियम क्या है, तो गोल्ड का नियम ये है कि अगर आप दुबई से गोल्ड लाते हैं तो आपको प्रति 10 ग्राम पे, मतलब पहले ही जो पुरुष और महिलाएं हैं उनको कुछ छूट है। छूट क्या है, अगर आप महिला हो तो 40 ग्राम गोल्ड ला सकते हो, या उसकी कीमत 1 लाख होनी चाहिए। तो गोल्ड का रेट क्या हो गया, गोल्ड का रेट हो गया 1,46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम। तो मतलब आप तो ये मान के चलो कि 1 तोला भी पूरा नहीं ला पाओगे। 1 लाख की कीमत तक अगर आप महिला हो तो ला सकते हो, और पुरुष हो तो 50,000 तक की कीमत का गोल्ड आप ला सकते हो। उसके ऊपर का क्या है, उसके ऊपर आपको प्रति 40 ग्राम के ऊपर 100 ग्राम तक आपको 6% का जो है ना कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। और 100 ग्राम से लेकर के 1 kg तक, मतलब या मान लो 200 ग्राम तक, आपको 8% का जो कस्टम ड्यूटी है वो देना पड़ता है। और उसके बाद अगर आप लेते हो तो फिर आपको 10% की कस्टम ड्यूटी जो है वो चार्ज करनी पड़ती है। तो अल्टीमेटली मैं आपको आज के डेट में दुबई का रेट कन्वर्ट करके बताता हूँ कि अगर आज 1,48,000 रुपये प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट है दुबई का, उस पर आपने अगर 6% की कस्टम ड्यूटी भी दी, 3% के आसपास की, तो 1,53,000 रुपये के आसपास कि आपकी 6% की कस्टम की ड्यूटी के साथ में पड़ेगा। और अभी 1,59,000 रुपये का रेट भारत का है। तो एटलीस्ट आपको अगर 1 तोला आप दुबई से लाते हो गोल्ड, तो आपको 6-7 हज़ार रुपये सस्ता पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। भारत का रेट 1,59,000 का है, वहाँ का रेट 1,46,000 रुपये का, या 48 का मान लो। 6% की ड्यूटी जोड़ोगे तो वो 5-6 हज़ार से ज़्यादा का फर्क नहीं लगता अगर आप दुबई से लाते हो। चाइना का जो रेट है वो आज 1 लाख शायद 48,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का है। अगर मैं बात करूँ भूटान की, तो भूटान का 1,55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का रेट है। और अगर बात करूँ मैं तुम्हारा नेपाल की, तो नेपाल में जो है, हालांकि वहाँ का जो तोला है वो थोड़ा बड़ा होता है, वहाँ भी थोड़ा एक 48 1,46 के आसपास का अभी भी रेट चल रहा है। 10-15 हज़ार रुपये का वहाँ भी अंतर है। सबसे ज़्यादा रूस में सस्ता है, लेकिन रूस से लाने के लिए वही बात है कि वो जाना पड़ेगा आपको, 1-2 जगह से होते हुए जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली अगर कोई किसी देश के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में गोल्ड शामिल नहीं होता, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार इस देश के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया तो जो कस्टम ड्यूटी है वो नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है। अभी आपको जानकर आश्चर्य हो गया कि दक्षिण मूवियों की एक महिला थी, मतलब एक्टर है, एज द महिला नहीं एक्टर है, वो अभी 1 किलो के आसपास, 1.25 किलो के आसपास गोल्ड ला रही थी, और वो पकड़ी गई है। कस्टम ड्यूटी ने पकड़, कस्टम वालों ने उसे पकड़ लिया है बेंगलोर में ही। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो कितना भी ला सकते हो, भाई वो है आप लाओ, आपको 6% के आसपास ड्यूटी देनी पड़ेगी, जो कस्टम विभाग की एक उनका फीस है। वो आप चाहे किसी भी देश से ले आओ, चाइना से ले आओ, तो भूटान से ले आओ, चाहे तुम रूस से ले आओ, कहीं से भी ले आओ, तो जो फिक्स है ड्यूटी वो आपको देनी पड़ेगी भारत में, वो भारत सरकार को देनी पड़ती है। तो सबसे सस्ता गोल्ड अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो है तुम्हारा रूस का। रूस में अगर आपको 1,20,000 प्रति 10 ग्राम भी मिल जा रहा है तो ठीक है। अगर कोई रूस में गया हुआ हो तो भाई उससे बुलवा लेना, और वो आपको जो है अगर 1 किलो गोल्ड ला कर देता है तो 1,20,00,000 के 40 लाख के आसपास ला देगा। और यहाँ 1,60,60,00,000 का है, तो भाई आपको 20 लाख का नेट फायदा हो जाएगा कस्टम ड्यूटी देखेंगे।
खैर, वीडियो लंबी होगी, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो गोल्ड को लेकर के आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी। धन्यवाद, थैंक यू।